क्वेश्चन नंबर 2.29 एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सो लेट्स से कि एक छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है और एक बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस r2 है। r1 इज लेसर देन r2। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर बोलता हूं मैं कि एक छोटे वाले स्फीयर पे मैं प्लस Q चार्ज रख देता हूं, है ना, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। अब हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू V। डेल्टा V क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। सो इन दो सरफेस के बीच में अगर डेल्टा V हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, यहां पर हम लोग डेल्टा V फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम लोग को कैपेसिटेंस निकालने में आसानी हो जाएगा। सो डेल्टा V हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स से कि एट द डिस्टेंस ऑफ r, एक रेडियस r डिस्टेंस पर हम लोग एक इमेजिनरी एलिमेंटल स्फीयर कंसीडर करते हैं ऑफ थिकनेस dr, ऑफ थिकनेस dr। तो ये हो गया dr। ओके, तो ये हमारा हो गया एलिमेंटल स्फीयर। ओके, सो सेंटर से एट द डिस्टेंस ऑफ r जो हमारे पास पोटेंशियल होगा v, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई r, के क्यू डिवाइडेड बाई r, यही होता है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, वो क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, डेल्टा V निकालना है। सो डेल्टा V के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस थिकनेस के लिए डेल्टा V निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर इंटीग्रल। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। शिवानी एंड रितु, ओके, वेलकम शिवानी एंड रितु। सो हम लोग डेल्टा V के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ई अपने को पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, डी आर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सो डेल्टा V इज इक्वल टू ई की जगह रख दिया के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया डी आर। हमें डेल्टा V कहां से कहां तक चाहिए, फ्रॉम r1 डिस्टेंस टू r2 डिस्टेंस। तो लिमिट भी हम लोग लगा देंगे r1 से लेकर के r2 तक, और ये हो गया इंटीग्रेशन। सो डेल्टा V इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा के क्यू कॉन्स्टेंट है, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई आर, और लिमिट पुट कर दीजिए r1 से लेकर के r2 तक। सो डेल्टा V इज इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू 1 बाई r1 माइनस, सॉरी 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। सो डेल्टा V इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई r1 इंटू r2। सो ये हमारे पास आ गया डेल्टा V का वैल्यू। अब ये डेल्टा V का वैल्यू अगर हम लोग ये इक्वेशन में डेल्टा V को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, प्रगति। तो डेल्टा V का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो C का वैल्यू हम लोग इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई के क्यू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। सही है। सो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, R1 R2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से इक्वेशन सॉल्व होकर के आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई के R1 माइनस R2।
सो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ टू स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर आपको स्फेरिकल कैपेसिटर दिया गया है तो उसका कैपेसिटेंस का इक्वेशन यही होता है। अच्छा, अगर सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर को बोले तो, स्फेरिकल कैपेसिटर का पूछे तो, अगर सिंगल आइसोलेटेड होगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये आउटर वाला जो स्फीयर है इसका रेडियस दैट विल बी द R2 विल बी टेंड्स टू द इंफिनिटी हो जाएगा, R2 विल टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब जब यहाँ पर R2 इंफिनिटी हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 1/R2 विल टेंड्स टू 0। ठीक है, सो 4 यहां से डेल्टा V इज इक्वल टू आ जाएगा, ये किसके लिए है, 4 आइसोलेटेड के लिए, 4 आइसोलेटेड सिंगल स्फीयर, डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R1। सो अगर ये वैल्यू हम लोग फिर से वहां पर पुट करेंगे तो जो C का वैल्यू आ जाएगा वहां से, C इज इक्वल टू वो आ जाएगा R1 बाई K और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, या बोल सकते हो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ऐसा कुछ। प्रत्युष राज C इक्वल टू R1 बाई K, हाँ वैसा ही आएगा। तो ये हो गया एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.29। और किसी को कोई डाउट है? 2.30 टू 2.37 किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बोलिए, अगर सॉल्व किए तो। प्रियांशु, क्वेश्चन नंबर 32। A cylindrical capacitor has a two axial cylinders of length 15 centimeter and radii 1.5 centimeter and 1.4 centimeter. The outer cylinder is earth and the inner cylinder is given a charge 3.5 microcoulomb. Determine the capacitance of the system and the potential of inner cylinder. ये भी क्वेश्चन शायद बताया था यार लास्ट क्लास में। चलिए कोई नहीं, मर्जी आपकी, 1000 बार पूछो। सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो दो आपको सिलेंडर दिए गए हैं, एक इनर सिलेंडर है और एक आउटर सिलेंडर है। आउटर सिलेंडर को अर्थ कर दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया, आउटर सिलेंडर को अर्थ करने का मतलब ये हो गया कि उसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं, एक कौन सा क्वेश्चन था, 2.32 एनसीईआरटी, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर ये एक मैं टॉप व्यू बनाता हूं सिलेंडर का, तो ये हो गया इनर और ये हो गया आउटर सिलेंडर। एक्चुअल में ये कैसा होगा, एक्चुअल में ये कैसा हो जाएगा, ऐसा एंड ये वाला। तो हमने क्या किया है, इसका टॉप व्यू बनाया, मैंने ऊपर से देखा है तो ये फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा। दो सर्कल दिखेंगे जिसमें से कि ये इनर वाला होगा जिसका रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर आई थिंक, और ये हो गया आउटर वाला जिसका रेडियस दिया गया है 13 सेंटीमीटर। यही दिया ना, नहीं सॉरी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 एंड 1.4, तो ये हो गया 1.4 और ये हो गया 1.5, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हमें निकालना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। सो कैपेसिटेंस का इसका कोई फॉर्मूला था क्या, सिलेंडर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को कोई याद है? C इज इक्वल टू K टू K लेमडा ln R2 बाई R1, ऐसा कुछ किसी को नहीं याद है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। C इज इक्वल टू डेरिवेशन कि C इज इक्वल टू डेल्टा V। सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा। अगर ये वैल्यू अगर हमें मिल जाता है तो हम लोग को इजिली ये सॉल्व हो जाएगा। सही है, यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? सो डेल्टा वी हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, लेट्स से एट द डिस्टेंस ऑफ R हम लोग एक छोटा सा रिंग
कंसीडर कर लेते हैं, जिसका थिकनेस कितना हो जाएगा dr। इसका थिकनेस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं dr थिकनेस का। सो डेल्टा v इज इक्वल टू वही फॉर्मूला E डॉट dr का इंटीग्रल। सो एट द डिस्टेंस ऑफ r, अगर इसका रेडियस है r, सो एट द डिस्टेंस ऑफ r जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रॉड, सिलेंडर क्या है एक तरह से रॉड ही तो है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा 2k लेमडा बाई r इंटू dr। अगर इनर रेडियस को मैं मानता हूं r1 और आउटर रेडियस को मैं मानता हूं r2, सो लिमिट हो जाएगा कहां से, r1 से लेकर के r2 तक। ठीक है, ओके। प्रत्युष ने बोला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाई ln r2 बाई r1। ठीक है, लेट्स सी कितना आता है। सो 2k लेमडा बाई r, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2k लेमडा, ये तो कांस्टेंट है, r का हो जाएगा इंटीग्रल ln r और लिमिट हो जाएगा r1 से लेकर के r2 तक। सो दिस विल बिकम 2k लेमडा ln r2 माइनस ln r1 और 2k लेमडा ln r2 बाई r1, ये हो जाएगा। सो k का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए, सो डेल्टा v इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा को लिख सकते हैं क्या q बाई l, q बाई l ln r2 बाई r1। सो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से q डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू v, डेल्टा v। डेल्टा v का वैल्यू हमारा ये आ गया था, ये वाला, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ से q डिवाइडेड बाई ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q डिवाइडेड बाई l ln r2 बाई r1। सो ये टर्म जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा q q कैंसल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l डिवाइडेड बाई ln r2 बाई r1। ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, लेंथ का वैल्यू पता है, r2 और r1 का वैल्यू पता है, तो आपको सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर आ जाएगा। प्रियांशु सही है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, इसमें सब कुछ दिया गया है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर। तो इनर सिलेंडर का पोटेंशियल क्या होगा, अगर ये देखो आउटर सिलेंडर को हम लोग अर्थ कर दिए हैं, इसका मतलब जो डेल्टा वी हो जाएगा, डेल्टा वी क्या हो जाएगा वी इनर माइनस वी आउटर इज इक्वल टू डेल्टा वी, यही तो है। और डेल्टा वी इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया, इसको मैं रब करता हूँ नीचे का, अगर मुझे कैपेसिटेंस पता चला गया तो डेल्टा वी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी, यही तो होगा। अब कैपेसिटेंस तो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको कि इनर चार्ज पर कितना दिया हुआ है 3.5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखे हैं, इसका मतलब क्यू का वैल्यू आपको पता है, कैपेसिटेंस आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू जब यहां पर पता पुट करोगे तो आपको डेल्टा वी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, जब डेल्टा वी का वैल्यू आ गया तो हम लोग इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, वी आई मतलब वी इनर माइनस वी आउटर इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू
Q बाई सी। चूंकि V आउटर अर्थ है तो ये क्या हो जाएगा 0। सो V इनर कितना आ जाएगा यहां से Q बाई सी। तो इसमें Q और C का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको डेल्टा V का भी वैल्यू आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट? आदित्य, गौरव, लेखिका, प्रत्युष, प्रियांशु, रुचि, श्रेया, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, सॉल्व किए हो? अदिति नहीं सर। प्रियांशु को है क्वेश्चन नंबर 35 में डाउट। प्रत्युष नो डाउट सर, थैंक यू। अच्छा देखो, डाउट नहीं होने का दो कारण होता है। लेखिका को चाहिए 36, ठीक है, तो पहले 35 देख लेते हैं, देन 36 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? इन अ वेंडे ग्राफ टाइप अ जनरेटर 33। रुचि, श्रेया को भी 36 ही पूछना है, एक बीच में रुचि को 33 पूछना है, ठीक है। 33 देख लेते हैं। A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating of 1000 volt, 1 किलोवोल्ट बोले तो 1000 वोल्ट। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो 1000 वोल्ट तक सस्टेन कर सकता है। अच्छा, कैपेसिटर आप लोग देखे हो क्या? पंखा में लगा होता है, कंडेंसर भी बोलते हैं जिसको, अपने लैंग्वेज में हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। तो एक, अच्छा, उस पर एक लिमिट लिखा रहता है, जैसे 250 वोल्ट, 230 वोल्ट, ऐसा कुछ उस कंडेंसर के ऊपर लिखा हुआ होता है। देखा है, वेरी गुड। सो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उस कंडेंसर में उतने से ज्यादा वोल्टेज किया गया तो वो कंडेंसर खराब हो जाएगा। ऐसा कंडेंसर खराब क्यों हो जाएगा? अब जरा ऐसे समझिए, जैसे ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने एक स्विच कनेक्ट कर दिया, और ये स्विच को कनेक्ट जैसे ही करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव क्या कर लेगा निगेटिव। अच्छा, सबसे पहले बताओ चार्ज कहां से फ्लो करता होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कि निगेटिव टर्मिनल से? क्या पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज पहुंचेगा पहले, या फिर किसके वजह से होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव? प्रत्युष, देखिए बेसिकली बैटरी क्या है, बैटरी विल बी एक्ट एज ए सोर्स ऑफ चार्ज, है ना। बैटरी सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज का सोर्स है, यहां से चार्ज निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है, सबसे बेसिक वन। सो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सबसे पहले यहां पर, तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है ना, डेट इज द फ्लो ऑफ चार्ज नहीं आता है। यहां पर जो चार्ज आता है डेट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां पर जाकर के एक्यूमुलेट हो गया, डिपोजिट हो गया, इसलिए यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया डेट इज ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ दिस चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर चार्ज को इंड्यूस करता है। आई बात समझ में? मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को रिटेन करेगा, फोर्स लगाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पर मतलब पीछे की तरफ मूव हो जाएगा, तो ये वाला जो सरफेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। याद आ गया? ओके। अच्छा, जैसे ही ये जब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो ये होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो सर ने बताया होगा आपको कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज स्टोर्ड, सॉरी, जो एनर्जी होता है कैपेसिटर का दैट इज स्टोर्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, ना कि वो प्लेट पर होता है। प्लेट बहुत बड़ा होगा और वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इंटेंसिटी बहुत कम होगा तो कैपेसिटेंस बहुत ही कम हो जाएगा। समझ में आया? तो बेसिकली जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज स्टोर नहीं करता है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डज कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज? नो। जो कैपेसिटर होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटेन करता है, कंजर्व कर, और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, ना कि चार्ज स्टोर करता है। चार्ज से कैपेसिटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज बढ़े चार्ज घटे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े पोटेंशियल डिफरेंस घटे, उससे कैपेसिटर का कुछ भी लेना देना नहीं है। नो, कैपेसिटर इज नॉट अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता है।
अब देखिए, जब ये एक्युमुलेशन स्टार्ट होता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने लगता है, तो होता क्या है, यहाँ पर बीच में एयर मोलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, ये सारे एयर मोलिक्यूल्स होते हैं, है ना। अब एयर भी छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होगा, एयर भी छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होगा, एटम के पास भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट से कि अगर मैं किसी एयर का, मैं एटम का फिगर बनाता हूं, तो ये हो गया न्यूक्लियस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाहर हो गया इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा बनाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। इसके कारण क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी काफी हाई रहेगा, मतलब बहुत ही बड़ा इंटेंसिटी का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने में कैपेबल हो, इलेक्ट्रॉन यहां से टूट करके इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड से ये टूट करके बाहर निकल जाए, है ना। इसके वजह से क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, मीडियम का ब्रेक डाउन हो जाता है। सो इसीलिए अगर वो मीडियम ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उसके बाद आप कितना भी आप डेल्टा वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाते जाइए, एनर्जी उसका नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका बाकी का एनर्जी किधर चला जाएगा, ब्रेक डाउन में लॉस हो जाता है। तो इसलिए जो भी एक डाइलेक्ट्रिक्स होता है, इसके बीच वाले का जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इसको फिल करते हैं डाइलेक्ट्रिक से। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ। डाइलेक्ट्रिक का जो कंसेप्ट आया था ना, वो एक्चुअली कैपेसिटेंस बढ़ाने के नजर से नहीं आया था। होता है क्या है ना, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ये प्लेट क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लास्ट क्लास में मैंने बताया था वो कितना हो जाता है, हाफ ऑफ क्यू ई के बराबर, इतना फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाने लगते हैं। तो होता क्या था, ये जो प्लेट रखा जाता था कैपेसिटेंस के लिए, ये मूव करना स्टार्ट कर देते थे, ये प्लेट्स मूव करना स्टार्ट कर देते थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इसको बांध के रखने के लिए एक बीच में बॉन्ड लगा दिया, कुछ ऐसा लकड़ी का गट्टर टाइप, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि इसके वजह से जो कैपेसिटेंस था वो इंक्रीज हो गया। आई बात समझ में। तो डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट वहां से आया। फिर लोगों ने इसके ऊपर और भी रिसर्च किया। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जब ये आप इंजीनियरिंग में आगे जाओगे तो पूरा पूरा एक डाइलेक्ट्रिक का पूरा एक सिलेबस है ना, बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है। सो डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट वहां से इंटर्ड किया गया था। तो ये जो बीच में जो हवा है, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो किसी भी कैपेसिटेंस को जब हम लोग बनाते हैं ना, तो उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है जहां तक कि वो वर्क कर सके। वो वर्क इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इसलिए होता है बिकॉज वो उसके आगे वो डैमेज हो जाएगा। अब बिल्कुल अगर आप ईएनटीसी लोगे तब, नीट में थोड़ी मिलेगा, है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। तो ये था इसका कंसेप्ट कि ब्रेक डाउन होता है, इसलिए ये सब होता क्यों है। अब क्या है कि यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, तो बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट दिया हुआ है 3। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। तब तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेंगे अच्छा ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है किसका, 10⁻7 का। तो ये जो मीडियम है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो है 10⁻7। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि ये 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, 10⁻7 वोल्ट पर मीटर तक का इलेक्ट्रिक फील्ड को ये सहन कर सकता है। तब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। जैसे ही ये 10⁻7 से क्रॉस करेगा, ये मीडियम ब्रेक डाउन कर जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कर जाएगा। ओके, सो विदाउट स्टार्टिंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द पार्शियल आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब हो गया यही चीज, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकल जाना, मतलब आयोनाइज कर दिया। फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक टू फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसने क्या बोला कि अगर मान लीजिए ठीक है 10⁻7 ये कैरी कर सकता है, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका 10% तक को ही परमिसिबल मानते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने बताया था आप लोगों के लिए जब हम लोग मैकेनिकल पढ़ रहे थे, तब फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया था कि अगर आपके गाड़ी पर
मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हैं, तो आपको बताया जाएगा कस्टमर को कि इस पर 2 लोग को ही बैठना है, क्योंकि हम लोग हैं भारतीय, भारतीय में भी बिहारी, और बिहारी मतलब समझ ही रहे हो, है ना। बस उन्होंने बोला 2, तो बोलते हैं अच्छा 2 तो बैठना, क्या होता है, चल देखते हैं, टूटेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गिरेंगे, ऐसा ही होता है। सो अगर आपको बता दिया जाए कि 10⁻7 वोल्ट होता है ना। बिहारी मतलब इंटेलिजेंट पता है यार। सो अगर आपको बता दिया जाए कि 10⁻7 वोल्ट इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो लोग क्या करेंगे, 10⁻7 में ही जोड़ के चेक करने लगेंगे। अच्छा, इसके दौरान अगर मान लो थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, तो आपका तो कैपेसिटर गया काम से। इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए इन्होंने क्या बोला कि 10% इसको रिड्यूस कर सकते हैं। गौरव, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आप अपना अपना इमेज बता रहे हैं। हम लोग इग्नोर करते हैं इन सब चीजों को, अपने धुन में रहते हैं। सो 10⁻7 का 10%, मतलब जो परमिसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ई परमिसिबल, वो कितना हो जाएगा, 10⁻7 इंटू 10%, सो 10 डिवाइडेड बाई 100, सो इट विल बी 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। मतलब मैक्सिमम जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10⁻6 होना चाहिए थ्रू दिस मीडियम। अब ये बताइए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो क्या होता है। सो मुझे जहां तक पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 टाइप का होता है। एक होता है शायद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डी। मुझे पता था प्रत्युष तुम यही बोलोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी सही है, पर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें सिग्मा पता ही नहीं है। अगर सिग्मा हमें पता होता तो ये वाला वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि हमें वोल्ट दिया हुआ है, सॉरी मोबाइल गिर गया, ठीक है अभी नहीं, उल्टा दिख रहा है। उल्टा हो गया सर। हाँ वही तो, हाँ ठीक है अभी। ठीक है, दिख रहा है ना अभी। हाँ, तो अगर सिग्मा दिया होता तो हम लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल किए होते, पर चूंकि क्वेश्चन में सिग्मा का कोई अता पता नहीं है, इसलिए वी विल इग्नोर दिस फॉर्मूला। हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी दिया हुआ है, डी शायद फाइंड आउट करना है आई थिंक, बट फॉर द सेफ्टी पर्पस the dielectric, what minimum area of the plate is required to have a capacitance of 50 picofarad। अच्छा, अभी तक डी का भी हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, हमें डेल्टा वी दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां से आ गया, दैट इज द परमिसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग डी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू दिया है 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट डिवाइडेड बाई डी। सो डी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10⁻³ मीटर। यहां से हमारा डी का वैल्यू आ गया। अच्छा, अब हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्लेट ऑफ एरिया, इस प्लेट का मैक्सिमम एरिया कितना हो जाए, सो डेट कि हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाए कितना, 50 पिको फैराड। सो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला ये भी था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये फॉर्मूला सही है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब पिको फैराड याद करो, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, किलो हेक्टर डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, सही है ना। तो उसमें आता था नैनो, नैनो के बाद आता था पीको। सो नैनो होता था 10⁻⁹ और पीको होता है 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8 इंटू 85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 10⁻12 को काट कूट दो, सही है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज और चीज भूल गए हम, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया गया है।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा तो यहाँ पर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो यहाँ पर आपको के से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। के कितना दिया हुआ है, शायद 3 दिया है या 32 जो भी दिया होगा, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। कितना दिया है, 3 है 3। सर। हाँ, तो यहाँ से a इज इक्वल टू हमारा निकल करके आ जाएगा जो भी होगा 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 3। तो कैलकुलेट करिए, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर होगा, सॉल्व करके जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23, नहीं 33। नेक्स्ट पूछा था क्वेश्चन नंबर 35। आंसर मैच करिएगा, अगर आता होगा तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए, आंसर चेक कर लेंगे। 2.35 NCERT। In a Venn diagram type generator, a spherical metal cell is to be a 15 into 10⁻6 volt electrode। So Venn diagram generator है जिसके इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 15 into 10⁻6 volt electrode। The dielectric strength of the gas surrounding the electrode is 5 into 10⁻7। What is the minimum radius of a spherical cell required? We will learn from this exercise why one can will okay। इन्होंने बोला कि मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए स्फेरिकल सेल का सो डैट कि ये वर्क कर सके। वंस अगेन सेम प्रॉब्लम, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया गया है, मतलब आपको परमिसिबल स्ट्रेंथ दिया गया है E, परमिसिबल स्ट्रेंथ दिया गया है E, और आपको V का वैल्यू दिया गया है 15 into 10⁻6 और आपसे पूछा गया है कि R का वैल्यू बताएं, R इज इक्वल टू व्हाट। तो E का वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर कितना है 5 into 10⁻7। दिस विल बी 5 into 10⁻7। सो इसको ला करके इधर डिवाइड कर दीजिए, R का वैल्यू आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा है सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला नहीं पता मुझे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा था, V बाई डी। हाँ वही तो है, V बाई डी। डी की जगह मैंने R कंसीडर किया, मैं रेडियस निकालना था ना तो R लिया मैंने। चलिए नेक्स्ट है 2.36। लेखिका 36। ओके। A small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by a spherical shell of radius r2 and charge q2, so that if q1 is positive, charge will necessarily flow from the sphere to the shell when the two are connected by a wire, no matter what is the charge on q2। बेसिकली देखिए, ये एक क्वेश्चन नहीं, ये एक स्टेटमेंट है, आपको तो इसको रट जाना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 36 है ना, ये एक स्टेटमेंट है। तो सिर्फ मैं इसको प्रूव क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। प्रूव एक्चुअली इसका कोई प्रूव नहीं है, स्टेटमेंट ही तो है। प्रूव में भी आपको सिर्फ एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं कि ये क्यों ऐसा हो सकता है, हाउ कैन वी इंटरप्रेट दैट। वो कहना क्या चाह रहा है कि एक स्फीयर है ऐसा और ये एक आउटर स्फीयर है। अब बोला गया है कि इनर स्फीयर पर चार्ज दे दिया गया Q1 और आउटर स्फीयर पर चार्ज दे दिया गया Q2। अगर इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। स्फीयर काफी अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, लॉकडाउन में एडजस्ट करिए, ठीक है। तो ये हो गया R1 एंड R2। अब बोला गया है इसमें कि अगर इनको शॉर्ट कर दिया जाए, तो लेट टेक अ वायर, एक मेटालिक वायर लेते हैं और इसको शॉर्ट कर देते हैं, तो बताइए कि ये जो Q1 है ये सब के सब मूव कर जाएगा Q2 के ऊपर। स्फीयर को कोविड हो गया है, यस। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये Q1 से Q2 की तरफ मूव कर जाएगा, सारा का सारा Q1। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा
कि Q2 बड़ा है या छोटा है। अब देखिए, एक तो हो गया कि मैं आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं कि कैसे हो सकता है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप लोग को ध्यान होगा, अगर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर क्या था कि ऑल द कंडक्टर्स हैव चार्जेज ऑन इट्स सरफेस। मतलब किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देंगे तो वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे ही होगा, इसके इनर सरफेस पर चार्ज पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर देखिए ध्यान से कि ये स्फीयर को और ये आउटर स्फीयर को, दोनों को अगर कंडक्टर से हम लोग जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंडक्टर और ये कंडक्टर दोनों एक ही कंडक्टर हो गया। इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। मतलब लेट से अगर ये स्फीयर है जिसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, सो V2 माइनस V1 ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बोल सकते हो कि V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों एक ही कंडक्टर हो जाएंगे। तो इसके अंदर चार्ज कैसे रह सकता है, ये सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, बाहर वाले स्फीयर पे, और चार्ज विल बी एक्यूमुलेटेड एट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये तो हो गया एक स्टेटमेंट। बाय दिस यू कैन आल्सो प्रूव दैट। सेकंड वन इज दैट कि आप अगर इनर इनर वाले का V1 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो V1 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, के क्यू डिवाइडेड बाई R1, के क्यू डिवाइडेड बाई R1 प्लस सॉरी के क्यू टू डिवाइडेड बाई R2। ये हो जाएगा V1 का वैल्यू। और दूसरा क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू के Q1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस के Q2 डिवाइडेड बाई R2। अब चूंकि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0 या V2 इज इक्वल टू V1, तो इसको इक्वेट कर देते हैं, के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2 इज इक्वल टू 0 ही कर देते ना, तो V2 माइनस V1 कर देते, के Q1 आसान रहेगा, के Q1 बाई R2 माइनस के Q2 बाई R2 सॉरी प्लस, और यहाँ पे लगाते हैं माइनस, दैट शुड बी इक्वल टू द 0। सही है। सो के Q2 बाई R2 ये होल ब्रैकेट में आएगा। जब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो के Q2 R2 और के Q2 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो के Q1 बाई R2 माइनस के Q1 बाई R1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये टर्म 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, ठीक है। के Q1 बाई R2 इज इक्वल टू के Q1 बाई R1। अब बताइए कि ये टर्म बड़ा है या ये टर्म बड़ा है। क्योंकि R2 बड़ा है, यहां से कहाँ गया, R2 कहाँ गया, ये R2 आउटर वाला रेडियस जो है R2 इज ग्रेटर देन R1। तो अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ओवरऑल क्वांटिटी ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। और R1 छोटा इसलिए ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये के Q1 ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, ये वाला टर्म कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी कहाँ कर रहा है R1 और R2 में। तो ये वैल्यू तो 0 के बराबर हो ही नहीं रहा है ना, 0 के बराबर ये हो नहीं रहा है, ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये चार्ज यहां से फ्लो करके आउटर स्फीयर पे चला जाएगा, सो दैट ये इसका पोटेंशियल 0 हो जाए। तो एक ये मेथड है बाय द एक्सप्रेशन। दिस इज हाउ ओनली यू कैन प्रूव दैट कि इनर स्फीयर पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। क्लियर है। दिस इज 2.36। और कोई, और किसी को कोई डाउट, लेखिका, ठीक है, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, करिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका।
तो सबको क्लियर है? अच्छा, एक आदित्य का डाउट था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे करते हैं? गौरव सिंह 2.36 यही था भाई, 2.36 यही था। टू 2.36 यही था, है ना? चलिए, तो अब शायद किसी को डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, फिर तो सेशन को एंड करें। अगर किसी को डाउट ना हो तो थैंक यू। जिसका कोई डाउट नहीं है वो जा सकता है। आदित्य राज, हाँ बताता हूँ आदित्य। ठीक है, अगर देखना है तो देखो, नहीं तो डाउट नहीं तो जाओ आप लोग स्टडी करो, पढ़ाई करो। देखिए, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो जो भी एनर्जी है इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होता है। और वो एनर्जी जो होता है वो किसके वजह से होता है? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट पर होता है, तो चार्ज तो मूव करने वाला है नहीं। अगर मूव करता तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता, लेकिन चूंकि स्थिर है, उसका वेलोसिटी 0 है, फिर भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो किसी ना किसी के वजह से होगा। अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, जैसे यहाँ पर अगर इस पेन को रख दिया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इसको हम लोग छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना? तो यहाँ पर क्यों हो रहा था? दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली अगर हम लोग किसी एक चार्ज को रख दें यहाँ पर प्लस क्यू, और इसके फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को हम लोग रख दें, लेट से क्यू, तो इसको अगर, इस चार्ज को अगर हम लोग छोड़ेंगे तो ये भी क्या करेगा? मूव करेगा। किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, क्योंकि ये रिपल्सन करता है। या बोल सकते हैं कि ये मूव करेगा, क्यों? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अब जहां पर पोटेंशियल हायर होगा वहां पर उसका एनर्जी भी हायर होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी हायर होगा। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो, उसका डिफिनेशन यही होता है कि U इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, V इंटू क्यू, या यू कैन से दैट कि V इज इक्वल टू ही होता है U बाई Q, दैट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। वाइस वर्सा बोथ आर ट्रू। तो अब बताओ कि अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको? एक्सप्रेशन डिराइव करके बताऊं या फिर क्या बताऊं? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया उसके पास एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने खुद का पोटेंशियल होगा। आदित्य राज, और इसमें मैं क्या बताऊं आपको? पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन होता है वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जो भी हम लोग एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा जितना भी वर्क डन किया जाएगा वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ऐसा किस केस में होता है? जब आपका जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है तब। जैसे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो भी क्या होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो जो भी आप वर्क डन करते हैं वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो भी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? एक तरह से कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो यहाँ पर भी अगर कोई आप वर्क डन करोगे तो वो बाहर से बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एजेंट अगर वर्क करता है तो वो उसमें क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है रुचि, आपको जो भी डाउट है तो क्या आप उस क्वेश्चन को शो कर सकते हो? बिकॉज मेरे पास अभी एससी वर्मा है नहीं, बुक नहीं है मेरे पास। तो जो आपके डाउट है आप उसका क्लिक कर लो और क्लिक करके ग्रुप पे डाल दो, मैं वहां से सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। कोई डाउट होगा तो फिर वहां से हम लोग समझ लेंगे, है ना? एससी वर्मा का कोई भी अगर डाउट होगा तो, या किसी भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी बुक से कोई भी डाउट हो तो उसको आप क्लिक करिए, क्लिक करके ग्रुप पर डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो अवंती का ग्रुप है उस पर। ओके सर, डाल। बिल्कुल बिल्कुल, कन्हैया आपका भी।
और किसी को कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए। सर दो चार्ज अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अगर दो चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो दोनों का अपना अपना एनर्जी होगा। जैसे लेट से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है ए, और दो चार्ज हमने रख दिया Q1 एंड Q2, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज रखने की वजह से ऐसा नहीं है कि पहले इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था U इनिशियल, वो हो जाएगा E, ये तो E हो गया, पोटेंशियल तो मैंने बताया नहीं। एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो था वो V है। इसका मतलब इनिशियल जो एनर्जी था UI, वो क्या हो जाएगा V इंटू Q1 के बराबर। बाद में इसमें एक और चार्ज रख दिया गया, तो चार्ज रखने के कारण U फाइनल जो होगा वो ऐसा नहीं है कि इसके एनर्जी में से वो आधा चार्ज, आधा एनर्जी निकाल करके और खुद के पास रख लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी में ही पढ़ लिए थे, प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन। एक चार्ज दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता है, दूसरा चार्ज इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। 2.36 में ABCD में, 2.36 में तो कोई ABCD है ही नहीं, 2.37 में है। 2.19 बता दीजिए, 2.19 क्या है? If one of the two electrons of H2 molecule is removed, if one of the two electrons of the H2 molecule is removed, we get a hydrogen molecular ion H2 plus in the ground state of H2 plus. The two protons are separated by roughly 1.5 angstrom and the electron is roughly 1 angstrom from each proton. Determine the potential energy of the system. Specify your choice of zero of potential energy. चॉइस ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आदित्य और कुछ पूछना है क्या? फिर से बता देता हूँ, देखो इस चार्ज का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इस चार्ज का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये चार्ज बाद में रखो, पहले रखो, कभी भी रहो, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो ये फाइनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल सिस्टम का अगर बात करें तो VQ1 प्लस VQ2, मतलब उसमें एनर्जी ऐड हो जाएगा, कम नहीं होगा। सर एनसीईआरटी का पेज नंबर 65 निकालिए। पेज नंबर 65 कहाँ गया? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो। हाँ तो उसमें ये जो दिया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो उसमें लास्ट में यहाँ पे दिया है नहीं फॉर्मूला, तो वो कैसे आएगा? लास्ट में मतलब 2.29 हाँ 2.29 Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस Q1 Q2 बाई KR1 R2। अब ये तो पूरा सिस्टम पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से ना, कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, सो वर्क डन ऑन चार्ज Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड इज Q2 इंटू VR2, सही है। वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1 इज अच्छा, देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट अलग है। कंसेप्ट इन द सेंस कि वहां पर वो कहना ही कुछ और चाह रहा है, यहाँ पर हम कहना कुछ और चाह रहे हैं। ऐसा बोलो ना कि हमें वो वाला पढ़ना है। देखो उसमें क्या हो रहा है कि इनिशियली दो चार्ज इनिशियली एक चार्ज रखा गया है ना, लेट से Q1 रखा गया। एक दूसरे चार्ज को लेकर के हम आते हैं, तो एक दूसरे चार्ज जो कि पहले कहीं दूर था वहां से खींच करके हम लोग नजदीक लेकर के आए, और लेट से कि ये चार्ज है Q2, है ना। अब ये कोई डिस्टेंस होगा यहाँ से एट द डिस्टेंस ऑफ R1, ये एक डिस्टेंस हो गया R1। मतलब इस Q1 के वजह से इस पॉइंट पर पहले से एक पोटेंशियल होगा और वो हो जाएगा VR1 के बराबर। मान लो ये VR1 हो गया। अब बोला ये जा रहा है कि एक तीसरा चार्ज है जिसको हम लोग लेकर के आएंगे फिर से, तो तीसरा चार्ज है वो है Q3, वो है Q3। तो Q3 पर अगर मान लो कि ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस है R2,
है ना। तो ये डिस्टेंस हमें या तो आप वेक्टर मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो या आपको गिवन होगा। मान लेते हैं R3, अगर दो वेक्टर होगा तो R1 प्लस R2 वेक्टर भी हो सकता है। सो मेथड कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इससे है कि अब जो Q3 का जो एनर्जी होगा वो इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा, है ना। तो दोनों का एनर्जी की वजह से ये इसके पास एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पहले जो पोटेंशियल था फिर Q1 की वजह से होता, दैट इज द VR2। चूंकि एक चार्ज Q2 और है तो इसके पास टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VR3 ऐड हो जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ U3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q3 इंटू V ऑफ R2 प्लस V ऑफ R3, ये हो जाएगा टोटल। समझ में आया। अच्छा, इस चार्ज के आने से इसका भी एनर्जी बढ़ जाएगा और इसका भी एनर्जी बढ़ जाएगा। इसका एनर्जी कितना से बढ़ जाएगा, तो यहां पर अब इसके वजह से जो पोटेंशियल आएगा उतना मल्टीप्लाइड बाय दिस चार्ज। सही है। तो यहां पर कंडीशन अलग है, ये चार्ज बारी बारी से लाया जा रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता तो फिर इशू हो जाता। आदित्य, चलिए, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और क्या, कौन सा पूछा था? 2.19 था रुचि का शायद। देखिए 2.19 में क्या बोल रहा है कि इसे दो हाइड्रोजन के एटम है। तो दो हाइड्रोजन का एटम कैसा होगा, एक प्रोटॉन और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन। ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये बॉन्ड बना के होगा एक दूसरे हाइड्रोजन से जो कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया यहां से। अब बोल रहा है ये कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गया बाहर, खत्म। तो ये इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास। 1.5 एमस्ट्रॉन्ग, 1 एमस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इतना के बराबर। अब बोल ये रहा है कि अगर दो प्रोटॉन के बीच की दूरी है इतना और दोनों प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की दूरी है 1 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर, तो लेट से कि इस फिगर को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देते हैं। मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन यहां पर है, यहां से कुछ दूरी पर कुछ ऐसा एक दूसरा प्रोटॉन है जिसके बीच की दूरी आपको दी गई है 1.5 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है जो कि 1 एमस्ट्रॉन्ग इस प्रोटॉन से भी दूर है और 1 एमस्ट्रॉन्ग इस वाले प्रोटॉन से भी दूर है। अब पूछा यह गया है कि बताइए कि इस पूरे सिस्टम का, हाँ, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द प्रोटॉन, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो पूरा सिस्टम में कौन कौन सा हो जाएगा, अगर ये प्रोटॉन 1 बोलता हूं, अगर ये प्रोटॉन 2 बोलता हूं, तो पहला तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी U प्रोटॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, दूसरा हो जाएगा U प्रोटॉन 2 एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, एंड तीसरा हो जाएगा U P1 एंड P2 के बीच में। अब ये कैसे निकालेंगे, K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R, इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस E, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है कितना, माइनस E। मतलब हम लोग कितना लिख देंगे, KE स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 एमस्ट्रॉन्ग, बोले तो 10⁻⁻10 प्लस इसका कितना हो जाएगा, K P2 के ऊपर भी चार्ज कितना हो जाएगा, E के बराबर, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, KE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10 का बस ये KQ बाई R। सिमिलरली U P1 P2 का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, KE स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻10। ये हमारे पास हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इनको ऐड कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर वो हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
ये सर निकाल लीजिए। ओके, और इसमें क्या है, स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बोल रहा है कि बताइए कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कब हो जाएगा। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, जब ये भाई साहब बहुत दूर दूर चले जाएंगे, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, इन द सेंस कि जब सब के सब इन्फिनिटी पर चले जाएंगे तब आर का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। 400 जीरो हो नहीं सकता है, तो बेहतर है कि ये आर का वैल्यू इसका इन्फिनिटी हो जाए। और किसी को कोई तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानी? सर वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए, इन्फिनिटी रॉड वाला, इनफाइनाइट लीनियर रॉड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट रॉड हम लोगों को डिराइव करना है बिना किसी गॉस लॉ के द्वारा, मतलब बाय द हेल्प ऑफ एजम्पशन। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंटल मेथड से देखेंगे। सो लेट से कि एक रॉड है, एक ऐसा रॉड है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस का है, और ये रॉड ऐसा इनफाइनाइट है, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा के बराबर। तो चार्ज हो गया लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, क्यू डिवाइडेड बाई एल। हमें किसी भी डिस्टेंस आर पर, मान से दिस डिस्टेंस इज आर, so at distance of r हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट ड्यू टू द दिस इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जब इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा, ये डिस्टेंस इसके लेंथ से बहुत ही छोटा होगा, देन दिस एंगल, मतलब दिस एंगल विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सपोज दैट कि अगर आप एफिल टावर के नीचे खड़े हो, है ना, एग्जैक्ट 90 डिग्री तो नहीं होगा, लेकिन जब आप उसके नीचे खड़े होकर के एफिल टावर को टॉप पर देखोगे तो आप एग्जैक्टली कुछ ऐसा देख रहे होगे, मीन्स आप 90 डिग्री बनाओगे उसके साथ। तो ये यहाँ पर सेम कंडीशन है, ये एक रॉड है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इसका जो टॉप एंड होगा वो इस पॉइंट के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा। तो ये लाइन मैं मिटा रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 90 डिग्री कैसे हो गया। तो ये मैं बना देता हूं कि ये ऐसा इनफाइनाइट है और ये 90 डिग्री कुछ इस तरह से होगा। सो अपर एंड लोअर डायरेक्शन में 90 डिग्री मैंने बना दिया है, ये ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से एक फॉर्मूला जानते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर वो पॉइंट चार्ज बहुत ही स्मॉल हो तो डीई इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ऐसा हम लोग ग्रेविटेशन में भी किया था, जहां पर डी एम निकालते थे, जी डी एम बाई आर स्क्वायर फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी क्यू। आर की जगह हम लोग, क्योंकि देखो आर हम लोग यहाँ पर पहले ही मान लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जेड स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डी क्यू। डी क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एट द डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम दिस, ये वाले पॉइंट से एट द डिस्टेंस ऑफ एल एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं ऑफ लेंथ डी एल, ऑफ लेंथ डी एल। तो इस डीएल के ऊपर जो चार्ज होगा डी क्यू, उस डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल के बराबर, लेमडा इंटू डी एल के बराबर। इस अब चूंकि ये एलिमेंट बहुत ही छोटा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक पॉइंट चार्ज होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग। तो मतलब इस डायरेक्शन में यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? ठीक है। सो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ऐसा ही एलिमेंट में बहुत सारा ले लो, इस पॉइंट के, इस ओरिजिन के ऊपर भी, इस ओरिजिन के नीचे भी, तो कैसे आ जाएगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, है ना। लेट से कि ये जो पॉइंट चार्ज जो हमने एलिमेंट माना है वो एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, है ना।
तो इस ई का दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक तो आ जाएगा इधर के तरफ ई कॉस थीटा और एक नीचे की तरफ आ जाएगा ई साइन थीटा। ई साइन थीटा बोले तो वाई कंपोनेंट और ई कॉस थीटा बोले तो एक्स कंपोनेंट ई एक्स। अब जो ये नीचे की तरफ आया, सिमिलरली इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आ जाएगा इधर की तरफ ई साइन थीटा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं नेट वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाएंगे। तो ई वाई तो हमारा टोटल जीरो हो गया। सो नेट जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, डी ई एक्स के अलोंग आएगा, डी ई एक्स के अलोंग आएगा। अच्छा, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर इधर की तरफ। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि इसको 2e cos थीटा कर दूं अभी, या इंटीग्रेशन करते समय लिमिट कुछ इस तरह से लगाऊं, 0 से प्लस इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 2। मतलब 0 से प्लस इंफिनिटी, जितना ऊपर के वजह से आएगा उतना ही नीचे के वजह से आएगा, इन दोनों को जोड़ दूं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहीं पर सारा केस क्लियर कर दूं, नो केस नो एफआईआर, फैसला ऑन द स्पॉट, जो है यहीं पर सेकंड वाला सर, सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला ऑप्शन है तो सेकंड वाला ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो डीई एक्स को इंटीग्रेट कर दे। डीई एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये हम लोगों ने लिख दिया है ना। अच्छा, ये जो जेड है, जेड कौन सा वैल्यू होगा, इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की दूरी, तो ये हो जाएगा ये जेड। और जेड इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। ये हो गया जेड स्क्वायर, है ना। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे डी ई एक्स इंटीग्रेशन के डी क्यू की जगह रख देते हैं लेमडा इंटू डी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ऐसे ही? क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इंटीग्रेट कर दे, डीएल का तो इंटीग्रेशन लेंथ का एल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो हमारा थीटा है वो वेरिएबल है, थीटा कांस्टेंट नहीं है। देखो इस पॉइंट के लिए तो थीटा कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पर माना होता तो कुछ और थीटा होता, इस पॉइंट चार्ज को नीचे माना होता तो थीटा कुछ और होता। इसका मतलब थीटा भी वेरिएबल है। अगर मैं लिमिट की बात करूं 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये थीटा बार बार चेंज होगा। देखो थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, दैट मींस थीटा इज नॉट कांस्टेंट। तो आपको थीटे को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अब थीटे को कॉन्फिडेंस में मतलब इन द सेंस कि या तो आप थीटे को डीएल के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए लेंथ के टर्म में, या डीएल को कन्वर्ट कर दीजिए थीटा के टर्म में, दोनों में से कोई एक, जो मर्जी आपकी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या करते हैं। तो यहां से हम लोग मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा कितना। अब देखो यहां से प्योर मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया, देयर इज नो कनेक्शन विद फिजिक्स। फिजिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है भाई साहब। अगर नहीं समझ में आता है तो ये आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम है ना। सो मैथ्स में इंटीग्रेशन का ये इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके ऊपर बहुत ही पसीना बहाना पड़ता है, एक बार में सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आता है। आप बहुत सारे टाइप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ आप सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करोगे, तब जाकर के आपको फाइनली समझ में आएगा कि नहीं नहीं ये वाला सब्स्टिट्यूशन आसान है ना। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मुझे पहले से पता है इसलिए मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ। जिसको नहीं पता होता है वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं तरीका आप लोगों को बता सकता हूँ कि बहुत सारे तरीके क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे जेड स्क्वायर है ना, तो जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स के इंटू लेमडा, ये तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू डी एल। तब हम लोग क्या करें, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर को कुछ कांस्टेंट मान ले, टी स्क्वायर समथिंग लाइक दैट। अगर वैसे करेंगे तो हम लोग जाकर के फंस जाएंगे, है ना। एक तरीका ये भी था कि cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख दे, आर डिवाइडेड बाई जेड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो cos थीटा को रिप्लेस करके अगर हम लोग r डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म लिखेंगे तो फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा महंगा, नहीं हो पाएगा, रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा, फिर उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे, महंगा हो जाएगा वो। सो बेस्ट तरीका क्या है, हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं tan थीटा वाला। तो लेट tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन बेस, सो L डिवाइडेड बाई R, L डिवाइडेड बाई R। सो tan थीटा बोथ साइड को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। R तो कांस्टेंट है, R को इधर लेकर के आ जाओ, R tan थीटा इज इक्वल टू L, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू L, L नहीं DL, DL है ना, R इंटू सेक स्क्वायर थीटा टू डी थीटा DL। अब क्या करेंगे हम लोग, DL के जगह ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना इस इक्वेशन में, तो ये वाले वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जगह को खाली कराते हैं। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा DEX इज इक्वल टू K लेंडा इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू R इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन। सही है। आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, R बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको भी कोशिश कीजिए कि ये कन्वर्ट हो जाए किधर, कॉस थीटा या साइन थीटा, ऐसा कुछ टर्म में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। ओके, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे R से, तो ये कैसे हो जाएगा, ये R और नीचे भी R, तो ये हो जाएगा 1 बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अब ये टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दे क्या, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई R स्क्वायर इंटू, अच्छा नहीं, ये फिर अभी करने की जरूरत ही नहीं है ना, ऐसे ही कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसका क्या जरूरत है, जरूरत है क्योंकि ये टर्म को हमको रिप्लेस कर देना है थीटा के टर्म में, ये टर्म को हमको रिप्लेस करना है थीटा के टर्म में। जब तक थीटा के टर्म में हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे तब तक ये डी थीटा से इंटीग्रेट करेंगे तो एल तो वेरिएबल है, तो फिर से वही प्रॉब्लम, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो हो जाएगा लेकिन एल वेरिएबल है, तो फिर एल को कन्वर्ट करो फिर थीटा के टर्म में, इसलिए ये जरूरत है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही है ना। हाँ, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। डीई इज इक्वल टू के क्यू बाई जेड स्क्वायर के टी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो के लेब्डा डी एल बाई कॉस थीटा। देखते रहना भाई, एक भी वर्ड मिस्टेक तो सारा मिस्टेक खत्म।
अब देखो यहाँ पर एक आर और चाहिए था, आर स्क्वायर होता तो मैं लिख देता इसको कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, मतलब इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई आर कर देंगे। हाँ, अगर इसको हम लोग आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1/r के बराबर। तो यहाँ पर 1/r, चूंकि r कांस्टेंट है तो r को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि r कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन को r से बाहर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को r से बाहर निकाल दीजिए, सॉरी r को इंटीग्रेशन से बाहर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, dEx इज इक्वल टू k लेमडा बाई r इंटीग्रेशन कॉस थीटा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा। अब क्या करें, देखो यहां से हम लोग लिख देंगे के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन कॉस क्यूब इंटू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्या, कॉस थीटा। तो ये हो गया के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लिमिट लगा दीजिए। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, हमने सिर्फ डी ई कॉस थीटा लिया था, डी ई कॉस थीटा लिया था, इसका मतलब एक ही पॉइंट चार्ज ऊपर के वजह से ही हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो लिमिट लगेगा -π/2 से +π/2 तक, लिमिट लग जाएगा कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक। और अगर यहाँ पर 2 कंसीडर कर लिए होते पहले ही तो ये लग जाता 0 से लेकर के π/2 तक। तो इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कितना, के लेमडा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा, और लिमिट लग जाएगा -π/2 से π/2 तक। तो ये हो जाएगा के लेमडा बाई आर साइन थीटा, साइन π/2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, साइन 90 डिग्री होता है 1 माइनस साइन ऑफ -π/2, साइन ऑफ -π/2, इसका मतलब माइनस साइन बाहर आ जाएगा। चलो डिटेल में करते हैं, साइन ऑफ -π/2, तो ये माइनस साइन साइन से बाहर आ जाएगा, सो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस साइन को हटाते हैं और इसको प्लस साइन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन π/2 1 के बराबर। सो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। ये हो गया आपका पूर्ण डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन। इतना की जरूरत ही नहीं था, ये तो वन लाइन में कंप्लीट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। लेकिन बाय चांस अगर गॉस लॉ नहीं हुआ तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, या अगर आपको एग्जाम में कंपलसरी पूछ दिया कि नहीं आपको गॉस लॉ तो छूना भी नहीं है, तो यू डोंट हैव ए चॉइस टू, यही मेथड है। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन, किसी को कोई पूछना है, किसी को और कुछ पूछना है क्या? सर हो गया आज का। ओके ठीक है प्रियांशु, चलो फिर क्लास को एंड करते हैं, है ना। बाय सर। बाय बाय, बाय बाय प्रत्युष।